Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing cost accounting. तो specifically हम cost accounting discuss कर रहे हैं in respect to the हरियाणा स्टेट SAS एग्जाम. तो आपके सिलेबस में जितने cost accounting से concepts related हैं हम उन्हीं को cover करेंगे. अदरवाइज cost accounting अपने आप में एक बहुत vast subject है. तो previous lectures में हमने discuss किया था कि कुछ important terms होते हैं cost से related. वो terms क्या हैं? I hope so it might have been clear to you. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, व्हाट इज ओवरहेड्स एंड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट. अब जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये आपको समझना जरूरी है. एंड फॉर द कॉस्ट शीट वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवरहेड्स एंड व्हाट इज सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. नाउ बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्लियर, तो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज सो दैट मैनेजमेंट या बिजनेस अपने फर्दर प्लानिंग एक्टिविटीज़ को, फोरकास्टिंग एक्टिविटीज़ को, कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग एक्टिविटीज़ को पूरा कर सके. सो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट टोटल कॉस्ट, ये हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट का इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. ठीक है ना. तो इसको हमने ऐसे सम करके समझा कि किसी भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट होता है उसके एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना या एलिमेंट्स की वैल्यू को डिटरमिन करना. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? हियर दिस इज द चार्ट आई हैव प्रिपेयर्ड. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज एक्सपेंसेस. सो ये तो सबको पता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स जो कि कन्वर्ट होते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स में. कुछ लेबर्स की सर्विसेज हम लेते हैं, ठीक है, ताकि वो उन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर सके फिनिश प्रोडक्ट्स में. और देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो कि हमें इनकर करने होते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. क्लियर. अब मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो मटेरियल भी दो तरीके का हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल. लेबर हो गई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंसेस भी हो गए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब देखो, जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज ओवरहेड्स, तो अभी फिलहाल लेट्स स्किप द डायरेक्ट लेबर, मटेरियल एंड एक्सपेंसेस. दिस आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस. ठीक है ना. तो अब इनडायरेक्ट क्या हो गया? अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो जब हम इनको क्लब करेंगे या जब इनका सम करेंगे तो वी विल गेट ओवरहेड्स. सो कोई पूछे व्हाट इज ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स इज द एग्रीगेट और सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्लियर. नाउ ओवरहेड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. अब बेसिकली ओवरहेड्स को अगर हम फोर पार्ट्स में स्टडी करें, because these are the terms you will come across in the cost sheet. जब हम cost sheet को prepare करेंगे या जब हम problems को solve करेंगे, जब आप formulas याद करोगे, तो these are the terms which you will come across. So overheads can be again divided into four parts. तो एक तो होता है factory और इसको हम बोलते हैं works overheads. ठीक है. मतलब कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट लेबर यूज हो रहा है या इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है वो आता है अंडर फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड. तो वर्क्स ओवरहेड इज सेम एज फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्वेश्चन में आपको वर्क्स ओवरहेड भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होते हैं. क्लियर. सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. ठीक है. मतलब कि मैनेजमेंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल एंड लेबर हैं. देन सेलिंग ओवरहेड्स एंड आखिरी में डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ठीक है. तो ये तो हो गए आपके ओवरहेड्स.
आई होप सब समझ में आ गया होगा कि जब इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस को हम क्लब करते हैं, वी गेट 4 काइंड ऑफ ओवरहेड्स. नाउ दीज आर द टर्म्स व्हिच विल बी सिमिलर टू यू अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है, और करना भी चाहिए बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो फाइनल अकाउंट्स के अगर आपको पीएल अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ध्यान में है तो ये टर्म्स विल नॉट बी न्यू फॉर यू. ये टर्म्स से आप फेमिलियर हैं, और इन टर्म्स के अंडर या इन हेडिंग्स के अंदर जितने भी सब आइटम्स आते हैं वो भी फेमिलियर हैं. क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोल लो, सेलिंग एक्सपेंसेस बोल लो, एडमिनिस्ट्रेशन या फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये वही एक्सपेंसेस हैं सारे जो हमने फाइनल अकाउंट्स के दौरान पीएल अकाउंट में डिस्कस किए थे. ओके, सो वहां पे बाइफरकेशन नहीं होती. पीएल अकाउंट में हम रैंडमली सारे एक्सपेंसेस को लिख देते हैं. क्लियर? कभी हमने सेलिंग एक्सपेंसेस लिख दिए, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिए, फिर देन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिख दिए. बट यहाँ कॉस्ट शीट में आपको थोड़ा सा बाइफरकेट करना पड़ेगा, और जैसे फॉर्मेट है वैसे ही याद आपको करना होगा. क्लियर? सो आई हैव टोल्ड यू द मेन 4 ओवरहेड्स. अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस की. तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल हो गए जो कि डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फाइनल प्रोडक्ट के साथ. क्लियर? जो भी फाइनल प्रोडक्ट है, अगर उसमें आप किसी स्पेसिफिकली मटेरियल को आइडेंटिफाई कर दो कि अच्छा ये प्रोड्यूस करने के लिए ये मटेरियल लगा, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल. एग्जाम्पल, जब फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो गया, फर्नीचर इज अ फिनिश प्रोडक्ट, अब उसमें वुड एक डायरेक्ट मटेरियल है, तो आप बता सकते हो कि इसमें वुड यूज हुआ है. क्लियर? देन अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देन उसमें बता सकते हो कि ब्रिक्स, सीमेंट्स आर डायरेक्ट मटेरियल. देन अगर कोई ड्रेस को बना रहे हो, क्लियर, ड्रेस मेकिंग कर रहे हो, तो उसमें जो क्लॉथ यूज किया है, जो टेक्सटाइल आपने यूज किया, दैट इज द डायरेक्ट दिस थिंग मटेरियल. क्लियर? तो डायरेक्ट मटेरियल वही मटेरियल्स हैं जिसको आप डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो. अंडरस्टूड? ऐसे ही डायरेक्ट लेबर, अब वो लेबर जो कि यूज हुई है रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने के लिए इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स. तो ऐसे लेबर्स को जब हम वेजेस पे करते हैं या सैलरीज पे करते हैं, स्पेसिफिकली वेजेस ही पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस. क्लियर? और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही हो गए जो आप फाइनल प्रोडक्ट के संग जरूरी होते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, कि ये एक्सपेंसेस तो इनकर होने ही होने हैं. अगर ये एक्सपेंसेस हम नहीं इनकर करेंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो जाएगी या हिंडर होगी, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी हिंडर्ड. तो वही सारे एक्सपेंसेस जो जरूरी हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट is termed as direct expenses. क्लियर? और इनडायरेक्ट, फिर मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट, वैसे तो इनडायरेक्ट ये सारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल वो है जो आप आइडेंटिफाई फिनिश प्रोडक्ट के साथ नहीं कर सकते, जैसे लुब्रिकेंट्स हुए, स्पेयर पार्ट्स हुए. ठीक है? किसी प्रोडक्ट को आप क्लीन कर रहे हो, उसको अच्छे से रिपेयर कर रहे हो, तो उसको यूज करने में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, दैट इज नोन, मटेरियल्स यूज होते हैं, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल. ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर हुई. अब इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होगी? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ना हो, जैसे कि सुपरवाइजर्स को सैलरी देना, ठीक है, स्टाफ को सैलरी देना, टेक्नीशियंस को सैलरी देना. सो ऑल दीज आर इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस. एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वही एक्सपेंसेस हो गए जो ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस में इनकर होते हैं. हम ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस में यही सारे एक्सपेंसेस इनकर होते हैं. सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये चार्ट तो बनाना ही है, इसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, ऐसे ही मत छोड़ देना. ठीक है? थ्योरेटिकल है तो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म इन एटलीस्ट 4 or 5 लाइन्स. बताना है कि व्हाट इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड एक्सपेंसेस. फिर इनडायरेक्ट क्या होता है? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ओवरहेड्स. कौन कौन से ओवरहेड्स होते हैं इसके आप थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दे सकते हो. सो बाय नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं और व्हाट इज द ओवरहेड्स. नाउ कम टू कॉस्ट शीट फॉर्मेट. अब कॉस्ट शीट क्या होती है? तो क्या होता है कि जब हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को स्टडी करते हैं या डिटरमिन करते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है, इसका एनालिसिस करते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, तो उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं कॉस्ट शीट.
So now why cost sheet is important or what are the objectives the cost sheet serves. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चलता है ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट तो हमें पता चलता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिट पर यूनिट कॉस्ट भी हमें पता चलता है प्रोडक्ट या सर्विस का, बिकॉज जो फॉर्मेट आपका कॉस्ट शीट का है उसमें पर यूनिट एक्सपेंसेस भी दिया होता है, कॉस्ट भी दिया होता है, टोटल कॉस्ट भी साइड बाय साइड यू हैव टू कैलकुलेट। क्लियर, तो पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का पता चलता है। देन इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जब मैनेजमेंट को ये पता होगा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है और फाइनली हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन कंसीडर करना है आफ्टर एडिंग दैट प्रॉफिट मार्जिन टू द सेल्स, what is the final selling price they have to fix for a particular product. So it is helpful in fixation of the selling price of the product also. Thirdly क्या होता है कि भाई आप दो periods के cost को compare कर सकते हो। क्लियर, जैसे कॉस्ट शीट बन रही है तो हम इट इज वेरी इजी टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पीरियड्स, उससे पता चलता है कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, नेक्स्ट अगर कोई इनएफिशिएंसी है, डिस्क्रिपेंसी है, कोई गलती हो गई तो वो भी ड्यूरिंग कॉस्ट शीट हमें पता चल जाता है कि कहाँ एग्जैक्टली इनएफिशिएंसी है, उसको कैसे हमें करेक्ट करना है, मेंटेन करना है। एंड लास्टली इट इज हेल्पफुल टू रिड्यूस द कॉस्ट। जब हमें पता है, जब हम दो पीरियड से कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, सपोज इस पीरियड का कॉस्ट ज्यादा आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो फाइनली क्या करेगा मैनेजमेंट, ऐसे प्लानिंग करेगा, डिसीजंस लेगा जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो और कॉस्ट कंट्रोल भी हो। Clear, so this is the major objectives of why a cost sheet is prepared and of features or objectives the cost sheet serves. Clear, तो ये पता चल गया हमें कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है, ओवरहेड्स क्या है और कॉस्ट शीट क्या होती है एंड व्हाट आर द पर्पसेस। नाउ आई विल टेल यू वेरी इजी मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग द कॉस्ट शीट फॉर्मेट। वैसे तो कॉस्ट शीट का कोई बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं होता जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है, ठीक है, बट स्टिल टू मेक इट इजियर फॉर यू, बिकॉज आई नो हर कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग बैकग्राउंड का नहीं है, तो थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें बेसिकली व्हाट आर द फोर डिफरेंट हेडिंग्स और व्हाट आर द फोर डिफरेंट आइटम्स जो हमें पता करने होते हैं, फिर उसके बाद हम उनके सब आइटम्स को भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले कॉस्ट शीट में हमें पता चलता है कि प्राइम कॉस्ट क्या है। ठीक है, मींस हमें प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना है क्या है ये भी पता चल जाता है। ठीक, सेकेंडली हमें पता चलता है वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट क्या है। thirdly cost of production, and lastly cost of sales या total sales, whatever you want to say। ठीक है, तो बेसिकली ये चार चीजें आपको कॉस्ट शीट में पता होना चाहिए। कॉस्ट शीट हम सॉल्व कर रहे हैं तो दीज फोर आइटम्स विल कम इनटू पिक्चर। फर्स्ट इज, और इसका सीक्वेंस ऐसा ही है इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस के फॉर्म सीक्वेंस ही बताया है, इसको ऊपर नीचे मत कर देना। क्लियर, पहले निकल के आता है प्राइम कॉस्ट, फिर आता है फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर, अब देखो क्या होता है अगर हम प्राइम कॉस्ट की बात करें, इसको हम ऐसे समझते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है। नाउ प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। अगर हम दूसरी बात करें, अब देखते हैं कि वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आता है। वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट, तो वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता है प्राइम कॉस्ट ठीक है,
तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स. थर्ड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या होता है? वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. ठीक है, जैसे हम ये फॉर्मूलेस डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट कीप इन माइंड इससे पहले जो हमने चार्ट ड्रॉ करा, ठीक है, उस चार्ट को अपने माइंड में रखो. वहां से आइटम्स की बाइफरकेशन क्लियर होती है और वहां से पता चलता है कि ये फॉर्मूलेस कंफ्यूजिंग नहीं है. क्लियर? जस्ट कीप दैट फॉर्मेट इन माइंड. एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो जो फाइनल हमारा आंसर निकलता है वो आता है कॉस्ट ऑफ सेल से. और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ठीक है ना? क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया? तो देखो, इसमें सारे ओवरहेड्स हमने कवर कर लिए. फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. तो फॉर्मेट को कैसे हमने स्टार्ट किया था कि ये आपको चार चीजें पता चलेंगी कॉस्ट शीट से. ये चार चीजें इसी सीक्वेंस में निकल के आएंगी. एंड दीज फर्दर आइटम्स, ये इन आइटम्स का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया. अगर इसको इस तरीके से याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपको कॉस्ट शीट का डायरेक्ट फॉर्मेट समझ में आ रहा है वैसे याद कर सकते हो, तो इट इज अप टू यू. आई हैव टोल्ड यू द इजीएस्ट मेथड्स ताकि कंफ्यूजन ना हो. क्लियर? तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकल के आता है. प्राइम कॉस्ट इज द समेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्लियर? और जब हम प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है. जब फैक्ट्री कॉस्ट को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट. तो फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओवरहेड्स को ऐड कर दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया. एंड लास्टली जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसको ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है टोटल सेल्स. तो बेसिकली ये कॉस्ट शीट में हमें निकालना होता है. क्लियर? अंडरस्टूड? तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट से पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट आइटम्स बता दिए और उन इंपॉर्टेंट आइटम्स के मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया कि किस तरीके से आइटम्स को यू हैव टू डिटरमिन. क्लियर? अच्छा, एक चीज और देखते हैं हम. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जैसे फर्स्ट है प्राइम कॉस्ट. ये आपको अभी तक पता हो गया कि सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकल के आता है कॉस्ट शीट में. अब देखो प्राइम कॉस्ट कैसे निकल के आएगा, उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चंस में आपको आइटम्स दिए हैं. अब आइटम्स तो रैंडमली दिए हैं, ठीक है, हायरार्की में नहीं दिए हैं. तो आपको जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम आइटम्स को डिफरेंशिएट करते थे कि कौन से आइटम्स पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में जाएंगे, वैसे ही कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस में भी आपको डिटरमिन करना है कि कौन से कौन से एक्सपेंसेस और आइटम्स प्राइम कॉस्ट के लिए, प्राइम कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए जाएंगे. Then what are the items for the factory or works cost? What are the items for administration overheads? Cost of production, cost of sales. Clear? तो ऐसे हमें थोड़ा सा बाइफरकेट करना पड़ेगा. Then अच्छा, प्राइम कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले तो आपके पास होगा ओपनिंग स्टॉक. क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है तो वो लिखोगे, प्लस उसमें कोई परचेजेस दिए हैं तो दैट यू हैव टू राइट, प्लस अगर कैरेज इनवर्ट करके कोई एक्सपेंस दिया है तो वो भी ओपनिंग स्टॉक में ऐड होगा या प्राइम कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए ऐड होगा. क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा माइनस. ये चीजें याद रखनी है. अगर क्वेश्चन में दी है तो करना पड़ेगा, नहीं दी है तो डायरेक्टली क्वेश्चन इजी करने के लिए दे माइट स्किप दीज आइटम्स. बट इफ दे आर गिविंग यू दीज आइटम्स तो इनकी एडजस्टमेंट आपको पता
होनी चाहिए। क्लियर? तो यहां से आपका निकल के आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्योंकि देखो प्राइम कॉस्ट का अभी हमने जो फॉर्मूलाज डिस्कस किए उसका फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा, कैलकुलेट करके लिख दो। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल के लिए ये सारी चीजें भी वो दे सकते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ से निकल के आएगी, मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, so this is direct material consumed plus डायरेक्ट, अब लिख सकते हैं हम डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां से हमारा निकल के आया प्राइम कॉस्ट। अब समझ में आया? ठीक है, और यहाँ पे आपको दो कॉलम्स दिए होंगे, दिस इज कॉलम फॉर द पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट भी साइड बाय साइड निकलता है, साइमल्टेनियसली आप ओवरऑल कॉस्ट को भी डिटरमिन कर सकते हो। क्लियर? तो ये दो कॉलम्स कॉस्ट शीट में होते हैं एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो प्राइम कॉस्ट निकाल लिया हमने सबसे पहले। अब प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स को हम अब कंसिडर करते हैं या ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड कौन से आ गए? देखो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो चला गया ऊपर प्राइम कॉस्ट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी चले गए, तो अब क्या बचे? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, अब देखो जो ये चीजें हैं इसको थोड़ा सा केयरफुली समझो। तो जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल बचा, अब अगेन जो हमने सबसे पहले जो चार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया, चार्ट बताया, उसको जरा दिमाग में यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, कि डायरेक्ट था फिर इनडायरेक्ट था, तो डायरेक्ट वाली चीजें तो आ गई प्राइम कॉस्ट में, बचे इनडायरेक्ट चीजें, तो इनडायरेक्ट मटेरियल ले लिया हमने, इनडायरेक्ट लेबर ले लिया और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहीं आ गए। ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कौन से हैं। अच्छा, ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनडायरेक्टली ये फैक्ट्री से रिलेटेड होंगी। ठीक है, ये ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी नहीं है। तो बाकी जितने भी एक्सपेंसेस बचे वो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं और वही फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड्स में हम इंक्लूड करेंगे। मींस ऑल दोज इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस which are incurred within the factory premises, for the factory premises, sorry, for the factory, this thing manufacturing production, उससे रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंस होंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको फैक्ट्री करके चीजें दी होंगी, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग कॉस्ट, फैक्ट्री हीटिंग कॉस्ट, ठीक है, वेलफेयर सर्विसेज कॉस्ट। क्लियर? और फैक्ट्री की जो पार होती है उसकी कॉस्ट। Now all the factory related indirect expenses, indirect material, indirect labor या indirect wages दिया होगा, अगर indirect wages हैं तो वो फैक्ट्री कॉस्ट के अंडर ही आएगा, वो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंडर नहीं आएगा, उसके लिए दिया होगा इनडायरेक्ट सैलरीज। ठीक है ना? तो वेजेस अगर हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लेबर्स को पे कर रहे होंगे, तो ये फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के अंडर आएगा। क्लियर? और कौन कौन से एक्सपेंसेस हो गए विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फैक्ट्री? फैक्ट्री का हीटिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग एक्सपेंसेस, रेट्स एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स या फिनिश प्रोडक्ट्स का डेप्रिसिएशन हो रहा है। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट, देन वेलफेयर सर्विसेज रिलेटेड टू फैक्ट्री, देन फैक्ट्री का कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, उसकी सैलरी को हम पे कर रहे हैं, तो फैक्ट्री वर्ड मेंशन होगा, ये ध्यान रखना। तो वो सारे एक्सपेंसेस
and all the indirect material, indirect wages related to factory will come under factory wage, factory और works overhead. तो जब हमने प्राइम कॉस्ट में ये सारी चीजों को ऐड कर दिया तो हमारा निकल के आ गया. अब फॉर्मूला को ध्यान में रखो जो इसके पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, ठीक है. तो जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हमारा निकल के आता है फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. यही डिस्कस किया था फॉर्मूले में, क्लियर. अब देखो फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया तो अब आई थिंक सो इट माइट बी इजी फॉर यू चीजों को समझना कि कैसे कैसे चीजें निकल के आ रही हैं. तो पहले हमने प्राइम कॉस्ट समझा, देन हमने फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट समझ लिया. अब तीसरा आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझते हैं. अब इसमें जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होंगे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड्स क्वेश्चन में जो भी आपको दिया है, ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे. अब ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वैसे ही बिल्कुल सेम है जो हमने पीएल अकाउंट में फाइनल अकाउंट्स में याद किए थे, क्लियर. तो वहां पे अगर आपको एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से याद है तो यहाँ पे आप उनको डिफरेंशिएट बाइफरकेट बहुत आराम से कर सकते हो. यहाँ याद करने की या मगअप करने की जरूरत नहीं है, क्लियर. तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस की बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस प्रेमाइसेस, एडमिनिस्ट्रेशन प्रेमाइसेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो सारे यहाँ पे आपको शो करना है. ओके, क्लियर. और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को, अब ये वाले एक्सपेंसेस वही एक्सपेंस वगैरह जैसे आपके रेट्स हैं, ऑफिस के रेंट हैं, ऑफिस के रेट्स हैं, ऑफिस या बिल्डिंग की पार है उसके एक्सपेंसेस हैं, लाइटिंग के एक्सपेंसेस हैं, देन कोई डेप्रिसिएशन हो रहा है ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, क्लियर. तो ये सारी चीजें इस ओवरहेड्स के अंडर आ गए. तो जब हमने फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड किया तो हमारा निकल के आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कौन कौन से हो गए? रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गए, बैड डेट्स हो गए, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन चार्जेस हो गया, ठीक है, और लीगल फीस चार्जेस हो गए, और सारी चीजें जो विच इज रिलेटेड टू दी सेलिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट. तो जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं वो आप याद कर लेना. जो पीएल अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर हैं उसमें ये एक्सपेंसेस बहुत ही डिटेल तरीके से दिए हुए हैं. सो बेसिकली जो भी आपको आसान लग रहा है बुक्स में, अगर कॉस्ट शीट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो आसान लग रहे हैं तो दैट यू कैन डू. अदरवाइज डिटेल में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं, क्लियर. तो बेसिकली जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर रहे हैं तो फाइनली वी आर गेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है. तो यहाँ से हमारा फोर्थ निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स. यही था जो हमने डिस्कस किया था, क्लियर. और कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर आपको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट मार्जिन दिया है तो उसे ऐड कर देना है और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वह है टोटल सेल्स. दिस विल बी द आंसर फॉर योर कॉस्ट शीट, ठीक है ना. तो हमने कॉस्ट शीट क्या होता है ये समझा,
कॉस्ट शीट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं ये समझा, व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर दोज आइटम्स, कहाँ से ये आइटम्स निकल के आ रहे हैं, एंड फाइनली वी हैव डिस्कस द फॉर्मेट. सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. आई होप सो आपको ये कॉस्ट शीट वाला जो पार्ट है वो समझ आ गया होगा. सो इन दिस lecture I have explained you what are the elements of cost, what are the overheads and what is the cost sheet format. अब यहाँ तक की थ्योरी तो आपके सिलेबस में है, and now apart from this we will focus on the questions or problems related to cost sheet. So in the upcoming lectures जब तक आप cost sheet को फॉर्मेट को रिवाइज करिए अच्छे से, and I have told you the very easy method कि किस तरीके से आप cost sheet के फॉर्मेट को याद कर सकते हो. क्लियर? सो इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम कॉस्ट शीट के प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे. वी विल ऑल्सो डिस्कस दी प्रॉब्लम्स विच हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन दी एग्जाम्स, जो एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे. सी इन द नेक्स्ट क्लास. तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी इन द नेक्स्ट क्लास.